तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे जो आपको आगे बड़ी क्लासेस में या फिर कंपटीशन के एग्जाम में इसमें के सवाल जरूर आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति। इसका मतलब पहले क्या होता है ये समझ लो। जो केंद्रीय प्रवृत्ति है, अगर आप इसके शब्द को ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि कोई केंद्र वाली चीज, बीच वाली चीज की बात की जा रही है। दरअसल ये मैथ का टॉपिक है, तो इसमें यूं समझो कि अगर हम किसी की लंबाई नाप रहे हो और हो 8, 10, 20, 50 की संख्या में हो और उनकी लंबाई के हिसाब से उनको अगर हम क्रम से खड़ा कर दें, पहले मान लीजिए 5 फुट वाला है, फिर 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, ऐसे अगर हम उनको क्रम से लगा दें तो जो बीच वाला बच्चा जो रहेगा उसकी जो नाप होगी, उस नाप को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है और उसकी नाप का यूज हम बाकी लोगों के लिए कर सकते हैं। इसी टेंडेंसी को, इसी प्रवृत्ति को सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। और मैथ में सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि डाटा क्या होता है या आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े या फिर डाटा क्या होते हैं, ये कुछ नहीं है, बस अगर कोई इवेंट हो, कोई घटना हो, चाहे आप परीक्षा दे रहे हो 8-10 बच्चे या 100 बच्चे, 50 बच्चे, तो परीक्षा देना एक घटना है। उस परीक्षा में आपने जो अंक प्राप्त किए हैं, उन अंकों को हम लिखेंगे तो किसी संख्या में लिखेंगे ना, कि आपने 50 अंक प्राप्त किए हैं, कि 60 प्राप्त किए हैं, कि 70 प्राप्त किए हैं, कि 80 प्राप्त किए हैं। तो किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को संख्याओं में लिखना, तो जो संख्या मिलेगी हमको उसी को कहते हैं आंकड़े। मान लीजिए कि कोई एक परीक्षा हुई, उसमें बच्चों को मान लीजिए किसी को 10 अंक मिले हैं, 20 अंक की मान लो परीक्षा रही हो, किसी को 11 मिला, किसी को 12 मिला, किसी को 13 मिला। तो ये जो संख्याओं में हमने लिख दिया है, इन्हीं को क्या कहते हैं? आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े। और आंकड़े जो होते हैं इंग्लिश में इन्हीं को कहा जाता है डेटा या फिर डाटा। और आंकड़े जब हैं तो इन आंकड़ों को लिखने का भी तरीका है। जैसे मान लीजिए हमने परीक्षा ली और बच्चों के जो भी नंबर आए वो बारी बारी से बताते गए, हम उसको ऐसे ही लिखते चले गए, तो उसको कहते हैं अनक्लासिफाइड डाटा या फिर अवर्गीकृत आंकड़ा। मतलब आंकड़े हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं? 2 प्रकार के। एक है अनक्लासिफाइड डाटा और दूसरा है क्लासिफाइड डाटा। हिंदी में कहते हैं इसको अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े। दूसरा कौन सा होगा? वर्गीकृत आंकड़े। अब समझो आप, ये कौन से आंकड़े अवर्गीकृत कहे जाएंगे, कौन से वर्गीकृत कहे जाएंगे। अगर मान लीजिए जो आंकड़े हमको मिले हैं, मान लीजिए ऐसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लिखते हम चले गए, फिर किसी को और 14 मिला, फिर किसी को और 12 मिला, फिर किसी को और 13 मिला, किसी को 20 मिला। तो ये जो आंकड़े हैं, अगर इसको वैसे का वैसे ही रख दें हम, जैसे आंकड़े हमको मिले हैं वैसे का वैसे उसमें रख दें, तो उसे कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। लेकिन अगर इसको हम वर्गीकृत कर दें, इंटरवल बना दें, कि ऐसे बना दें कि 0 से लेकर 0 क्या, शुरू तो ये 10 से हुआ है, लेकिन हो सकता है किसी को 1-2 नंबर भी मिले हो 20 में से, तो 0 से लेकर कह दूं कि 0 से लेकर 5 तक वाले, फिर 5 से लेकर 10 तक वाले, फिर 10 से लेकर 15 तक वाले, और फिर 15 से लेकर 20 तक वाले। तो ये हमने वर्ग बना दिए हैं, अलग अलग वर्ग, कि 0 से 5 तक वाले कितने बच्चे हैं जिनको 0 से 5 नंबर मिले हैं। तो हमारे पास ऐसे बच्चे कितने हैं? 1 भी नहीं है, तो इनकी संख्या हो जाएगी 0। फिर 5 से 10 के बीच में, तो 5 से 10 की जब बात होगी तो हम 10 को नहीं लेंगे, 10 के पहले वाला, यहां भी जो संख्या है वो हमारी क्या है? 0 है, कोई नहीं है, 10 को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 10 से 15 वाले में ये 10 जाएगा, है ना। इसको कहते हैं क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको कहते हैं बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। अब देखो, जब आ गया 10 से 15 वाली बात, जैसे मान लो यहाँ पर अभी किसी को कम भी नंबर मिले होते, मान लो किसी को 9 मिला है, किसी को 8 मिला है, तो 9 और 8 जो है वो हमारे 5 से 10 के बीच में आते, तो ये 2 थे ना,
तो यहाँ पर बड़े आराम से फिर क्या हो जाता, 2 हो जाता है ना। मान लीजिए कोई ऐसा भी होता जिसको मिला होता 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर मिला होता, तो 0 से 5 अंक के बीच वाले कितने लोग हो जाते, 3 लोग। तो यहाँ पर जो 0 होता है वो फ्रीक्वेंसी की जगह पे फिर कितना यहाँ पे आ जाता, 3 आ जाता, क्योंकि 3 लोग हो गए, है ना। अब जैसे 10 और 15 के बीच की बात की जाए तो इसमें 10 से लेकर के 15 के पहले तक के लिए जाएंगे, मतलब 10 हो गया एक, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 15 नहीं लेंगे। तो कितने थे, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। अब 15 से 20 के बीच में देखोगे तो 15 मिलेगा, 16 मिलेगा और 20 अभी नहीं लेंगे, 20 के ये 2 ही मिले ना। अब 20 से 25 वाला जब हम बनाएंगे तो उसमें जो आएगा, जाहिर सी बात है 20 से 25 तक, 25 में तो हमारा कोई है ही नहीं, 25 का नंबर ही नहीं है, लेकिन 20 वाला लिया इसी में जाएगा, एक लड़का है तो उसके लिए हम 1 लिख देंगे। ऐसे अगर हम बांट दें वर्ग अंतराल में आंकड़ों को तो इसे बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। कौन से आंकड़े, और अगर ना बांटे तो वो कैसा हो गया, अवर्गीकृत आंकड़े। और अवर्गीकृत आंकड़े भी 2 तरीके से लिखे जाते हैं। कितने तरीके से, एक जिसमें बारंबारता होगी और एक जिसमें बारंबारता नहीं होगी। एक होगी बिना बारंबारता की, बिना बारंबारता, अभी हम बताते हैं आपको बारंबारता क्या होती है, और एक क्या होगी जिसमें बारंबारता होगी। अब देखो यहीं पे समझ लो, बिना बारंबारता, बारंबारता का मतलब यह होता है कितनी बार आया, कितनी बार आया। जैसे हम मान लीजिए यहां पर सबसे छोटे वाले को 1 को लेते, अब ये बिना बारंबारता वाला है तो बिना बारंबारता वाले तो पूरा ये आंकड़े आ जाएंगे जो यहाँ पे दिए हैं, ये बिना बारंबारता वाले, है ना। लेकिन अगर बारंबारता में लिखना होता तो कैसे लिखते, पहले सबसे छोटे वाले अंक को लेते 1 को, और इसकी बारंबारता कितनी है, 1 ही बार तो आया है, तो इसकी बारंबारता में कितना लिखते, 1 लिखते। यहाँ पर x लिखते ये आंकड़े के लिए हो जाता, और यहाँ पे f लिखते ये बारंबारता के लिए हो जाता। अब देखो जैसे 2 वाले की बात करते तो 2 भी हमारा कितना है, 1 है। 3 की बात करते तो 3 भी कितना है, 1 है। 4 है ही नहीं है, 5 है ही नहीं है, 6 7 8 9 है ना। तो 8 भी कितनी बार, 1 बार। 9 भी कितनी बार, 1 बार। 10 भी कितनी बार, 1 बार। 11 1 बार। 12 कितनी बार है, तो 12 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2। 13 कितनी बार है, 2 बार, तो 13 की बारंबारता कितनी हो जाएगी, 2। 14 कितनी बार है, तो 14 की बारंबारता कितनी, 2। 15 कितनी बार है, 1 बार। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये है तो अवर्गीकृत, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल तो हमने बनाया नहीं इस तरीके वाला, है ना। ऐसे ही आंकड़ों को लिखा है, बस ये कर दिया है कि जो जितनी बार था उसकी हमने बारंबारता लिख दी है। तो बिना बारंबारता वाला में जो सवाल होगा उसमें 2 तरीके के फार्मूले मिलेंगे। एक ये वाला रहेगा, इसमें क्या करते हैं, अगर हमको समांतर माध्य निकालना है, समांतर माध्य, कभी कभी ये ऐसे लिखा मिल सकता है, केवल माध्य लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, केवल माध्य। इंग्लिश में जो है इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं और इसको मीन कहते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है भाई, जो आंकड़े होते हैं उनको x कहते हैं, क्या कहते हैं, x। तो कुछ नहीं करना होता, ऐसे सिग्मा का निशान एक बनता है और सिग्मा x और बटे हो जाता है n। क्या हो जाता है, n। ये सिग्मा बताता है कि सबको जोड़ लो। सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन मतलब योग। क्या कर लो, योग कर लो, जोड़ लो। तो हम इन सबको जोड़ लेंगे और जितनी उनकी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। एक ये हो गया। अब बारंबारता वाले में जो है फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। एक चीज और यहां जान लो, समांतर माध्य को दिखाने का एक सिंबल भी होता है, x बार से कह देते हैं, बराबर, या कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, मीन का m लिख देते हैं। चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो। फॉर्मूला क्या रहेगा, सिग्मा x बटे n। अगर हमको मान लीजिए बारंबारता दी गई हो तो थोड़ा सा फार्मूला बदल जाता है। क्या हो जाता है, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य ये बराबर हो जाता है, चाहे समांतर माध्य लिखूं चाहे माध्य लिखूं, दोनों को एक ही समझना। तो ये बराबर हो जाता है सिग्मा, क्योंकि इसमें बारंबारता दी गई थी, तो इसमें सिग्मा f x
मतलब पहले बारंबारता और आंकड़ों का गुणा कर लेंगे, उसके बाद फिर जोड़ेंगे सबको, और बटे सिग्मा एफ रहता है इसमें। क्या रहता है? तो अगर आप इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देख लोगे तो इस पर सवाल लगाना बहुत ही आसान होता है। अब हम देखते हैं इस पर सवाल किस तरीके से लगते हैं। ठीक है।